हाय फ्रेंड्स। अभी तक हमने एमओस की काफ़ी बातें की। इंटरफेस क्या है, सीएफए यानी एमएलई मेथड का बेसिक मैकेनिज्म क्या है, ईएफए का एक बार रिवाइज किया था हमने, कलर्स एरर्स की बात की। आइए अब काम शुरू करते हैं। तो मेरे पास एक इनिशियल मॉडल है जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बाद मुझे मिला कि दो कंस्ट्रक्ट्स हैं ए और बी, दे लीड टू सी। तो मेरे पास ये एक फाइल है डेल डाटा, उसके अंदर ए कंस्ट्रक्ट ये भी गिवन है रिव्यू से कि 1 2 3 4 मिलके ए बनाते हैं। मैं यहाँ पे नाम नहीं दे रहा, एक मैं डमी उस पर काम कर रहा हूँ डाटा पे। बी जो है वो 5 8 9 10 पे है और सी 11 12 13 पे। तो 4 4 8 और 3 11 स्टेटमेंट है। मुझे ऐसा लगता है रिवीजन के बाद आई हैव रीजंस टू बिलीव कि एक्चुअली ये मल्टीपल रिग्रेशन नहीं है। सी डजंट डिपेंड ऑन ए एंड बी, एक्चुअली ए लीड्स टू बी एंड बी लीड्स टू सी। मुझे ऐसा लगता है। तो ये मैं चेक करना चाह रहा हूँ, मैं देखूंगा ये सही है या नहीं। इसमें हम बहुत सारी बातें करेंगे कि रिलायबिलिटी वैलिडिटी की, लिकर्ट स्केल को हम अडोप्टेड अडेप्टेड उनकी बातें भी करेंगे। तो इसका ब्रॉडली जो दो स्टेप की प्रोसेस ये रहेगी। एक तो मुझे चेक करना है क्या तीनों कंस्ट्रक्ट उन तीन रिजल्ट्स में, रिग्रेशन रिजल्ट, वैलिडिटी, मॉडल फिट रिजल्ट्स में सही है या नहीं है। और ये हम सीधा फर्स्ट ऑर्डर में चेक कर लेंगे। और सेकंड हम मीडिएशन को चेक करेंगे कि मीडिएशन है या नहीं, और इस मॉडल से कंपेयर भी करके देखेंगे कि क्या ये बेहतर है या नहीं है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं। मेरे एक डेल डाटा फाइल है, तो सबसे पहले मैं डेल डाटा फाइल को यहाँ खोल के एक बार ये चेक कर लेता हूँ कोई किसी तरह की इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी ना हो, कुछ एरर ना हो। तो 13 स्टेटमेंट्स में से 6 और 7 मैंने नहीं ली। ओके, तो 372 का डाटा है सब में, करेक्ट, कोई एरर नहीं। मैक्सिमम 7 है हर एक के अंदर, 7 पॉइंट स्केल है। मतलब यहाँ में अगर मैक्सिमम 7 से ज़्यादा हो तो उसका मतलब वो एरर है, इम्प्रॉपर कोड बोलते हैं। मीन 4 के करीब है 7 पे, मतलब 3 हमारा, 4 4 हमारा आ गया सेंटर में, न्यूट्रल में, और 4 से एक तरफ ही हैं सारे। ठीक है, तो मतलब नॉर्मलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं आएगी, नहीं नॉर्मलिटी आपकी। डाटा मेरा सारा ठीक है, डाटा ठीक है। तो स्पेसेस को बोलते हैं बाय, और हम एमओस में आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1, फाइल अटैच करें। तो फाइल हमारे पास है डेल डाटा 372। ओके, अब मुझे बनाने हैं ऐसा, मतलब मुझे पहले तो सबसे पहले ये भी सेम है क्योंकि वन साइडेड है, ये भी सेम। पहले तो मुझे अपने एक सी एफ ए, फर्स्ट ऑर्डर सी एफ ए बनाना पड़ेगा 3 के। पहले में 4 हैं, तो अब देखो हम कितना टाइम लगना चाहिए इसमें बनाने में। 1 3 4, 4 हो गई, इसका नाम हो गया ए। सेकंड हमारे पास कंस्ट्रक्ट है, उसके अंदर उसमें भी 4 ही हैं, बहुत ही बढ़िया। इस सारे को क्लोन कर लीजिए। थर्ड है जिसके अंदर हमारे हैं 3, 11 12 13। ओके, तो इसी को एक बार और क्लोन कर लेते हैं और इसमें से एक डिलीट करते हैं। मुझे बस ध्यान ये रखना है 1 वाला डिलीट नहीं करना है, राइट। तो ओके, इसको हटा के सेंटर में कर दें, टिक, और इसको ले आए वापस। अच्छा, अभी तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर ही करना है, तो इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इनको एक लाइन में लगाने की। ऐसे लगा लेते हैं यहाँ पे तीनों, ठीक है। 1 2 3 नाम दे दें इनके। नाम, इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, और कुछ इनके सबके नाम दें प्लगइन्स में। नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इनके नाम आ गए। ये नाम जो देने हैं, फाइल अटैच कर दी मैंने। बाय डिफ़ॉल्ट एसपीएस, इसमें एमओस में एसपीएसएस की तरह क्या रहता है, मैं 1 को यहाँ करूँगा तो ये लेवल उठाता है। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, ये बाय डिफ़ॉल्ट लेवल उठाता है हमेशा। तो इसके एक आप स्टेप्स नोट कर लें, ये आपको करना पड़ता है। व्यू, इंटरफेस प्रॉपर्टी, मिसलेनियस टैब, उसमें डिस्प्ले वेरिएबल लेवल, इस पर बाय डिफ़ॉल्ट चेक होता है। अनचेक करें, नए वर्जन में हो जाता है ये ऑटोमेटिकली, प्रीवियस में कई बार नहीं होता, आपको फिर ओवरराइट करना पड़ता है। और 1 2 3 और 4, ये कैसे पता लगा मुझे, ए में है, गिवन है ये, ए के अंदर 1 2 3 4, पिछले लोगों ने ऐसा काम किया हुआ है, उन्होंने मुझे दिया है। बी के अंदर है 5,
6 7 है नहीं, 8 9 10, राइट। और सी के अंदर है 11 12 13। हालांकि ये एक डेल डाटा एक पर्टिकुलर फाइल है, पर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि एक डमी डाटा की तरह। इन तीनों को टू साइडेड एरो से कनेक्ट करना होता है हमेशा, क्योंकि वो वाला पोर्शन हमें देगा डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी। एक तो तरीका है यहाँ से इसको हम सिलेक्ट ऐसे कलेक्ट कर लें, और दूसरा एक और तरीका है, इसमें एक प्लगइन है ड्रॉ कोवेरियंस, इसको यूज़ करके देखें। गलत तो कोई बात नहीं, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। ड्रॉ कोवेरियंस से हमारे सारे कोवेरियंस भी आ गए। तो बस बाकी तो सारा ठीक है। मैं एक काम करके देख लेता हूँ, इनको थोड़ा थोड़ा सा पीछे कर लूँ ताकि ये क्लियरली मुझे यहाँ वैल्यूज़ विजिबल हो जाए। सेव कर लीजिए, और इसमें क्या क्या हमें चाहिएगा। ओके, एस्टिमेट मीन एंड इंटरसेप्ट, क्या ये चाहिए मुझे? नहीं, ये मुझे जब रिग्रेशन यूज़ करते हैं तब चाहिए होता है। इसका एक और भी काम होता है, अगर आपके कहीं पे भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है किसी भी कॉलम में, तो आप इस पे टिक कर दें। इससे क्या होगा, आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो रिप्लेस हो जाएगी मीन स्कोर से। मैक्सिमम लाइक्लीहुड पे काम कर रहे हैं, न्यूमेरिकल में अभी हमें कुछ नहीं चाहिए, बायस में कुछ नहीं, आउटपुट। मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, ये बताएगा कि किस डेट को कितने बजे आपने काम किया, इसने कितनी जल्दी काम किया। वेरिएबल्स चाहिए नहीं हमें, ठीक है। स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट पे आपको हमेशा ही टिक करना है, कुछ भी आप कैलकुलेट करें यहाँ तो टिक करना ही करना है, और स्क्वायर्ड मल्टीपल कोरिलेशन पे भी आप टिक कर दीजिए, बाकी अभी नहीं चाहिए। मॉडिफिकेशन इंडिसेस वगैरह बाद में देखते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बूटस्ट्रैप ये सब बाद में देखते हैं। कैंसिल, रन, तो ये कहेगा कि सेव कर लो, टेस्ट नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। रन हो गया, रेड हो गया, यस, ये इसके ऊपर रिजल्ट आ गए। इनमें हम हमेशा स्टैंडर्डाइज पे ही सारा काम करते हैं, अनस्टैंडर्डाइज पे कभी नहीं करते। तो स्टैंडर्डाइज के ऊपर ये रिजल्ट्स आ गए, इन रिजल्ट्स को हम धीरे धीरे करके एक एक करके अब पढ़ते हैं कि होते क्या हैं ये रिजल्ट्स। एक फंडामेंटल आप समझिए, एसपीएस जो एमओस है या सीएफए जो हम रन कर रहे हैं, सीएफए नेवर गिव्स यू आउटपुट, इट गिव्स यू ऑलवेज अ बास्केट ऑफ आउटपुट। बास्केट ऑफ आउटपुट का मतलब समझिए, ये मैं 1 कहाँ पे लगाता हूँ, देखो इनपुट मोड पे, अकॉर्डिंगली बाकियों के रिजल्ट आएंगे। इसका मतलब ये तो हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब मैंने Q4 पे लगाया है, तो आप एक बार इसके रिजल्ट देखिए, 4 पे आया है। मैं एक बार ये नोट भी करता चलूँ कहीं पे बातें, Q1 Q2 Q3 एंड Q4, शुरू में इनकी वैल्यू कितनी आई है ये हमें, इसको मैंने अगर 1 लिया है तो इसकी वैल्यू कितनी आई, सॉरी Q4 को 1 लिया है, तो Q1 की जो वैल्यू है 0.95 है, ओके। Q2 की जो वैल्यू है 0.2 की जो वैल्यू है 96 है, 0.96, 3 की वैल्यू है 1.04 और 4 की वैल्यू है 1.00। इनमें से ये है क्या चीज़, ये रिग्रेशन वेट है जो इक्वेशन लिखने के काम आता है। इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, Q4 इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस एरर, Q3 इज इक्वल टू 1.04 इंटू ए प्लस एरर, दिस एंड दिस। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यू जो आप 1 देते हैं ना उसके कोरस्पॉन्डिंगली निकलती है। इसका मतलब हुआ कि जो थर्ड है वो फोर्थ से ज़्यादा रिलेशन आ रहा है, रिग्रेशन वेट का इनका कम आ रहा है। इसका मतलब ये भी हुआ कि अभी सबसे कम 95 है, अगर मैं इसको 1 कर दूं, इसका 1 हटा दूं, देखो, और इस एरो पे 1 कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा। दोबारा से रन किया, वैल्यूज़ आई। अब आप चेक करें, जब हमने ये ना इसको परसेंटाइल की तरफ समझ के देखें, जब हमने 1 इसको 1 बना दिया तो चारों ही 1 से ज़्यादा हो जाएंगे। अगर ये 95 वाला था जो पहले 1 पे था, अब इसको 1 किया तो ये 1.01 1.09 1.3 सारे ही ज़्यादा हो गए। अब भी सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा कौन, 1.09 Q3। अगर मैं थर्ड केस के अंदर इसको बना दूं Q3 को, तो क्या होगा, लगभग सारे ही कम हो जाएंगे, क्योंकि अगर इस वाले को जो सबसे ज़्यादा था यहाँ 1 बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये सारे कम हो जाएंगे, 0.99 समथिंग आएगा। रन कर लेते हैं, रन, ये 1 तो 92 92 96 सारे कम आ गए। तो पहली चीज़ तो ये जिसको भी आप 1 देते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंगली बाकी के निकलते हैं, ये आप याद रखिएगा।
नंबर 2, ऐसा डाउट आ सकता है मन में, ये तो बड़ा मैनिपुलेशन है, आप कुछ भी कहीं पे भी 1 लगाओ रिजल्ट्स चेंज होंगे। लेकिन एक अच्छी बात है, आपको याद होगा मैंने ये बताया था रिग्रेशन में कि कुछ चीज़ें रिग्रेशन की चेंज होती है, कुछ कभी चेंज नहीं होती, जैसे बीटा। आप जब हम बीटा को देखते हैं, अभी मैंने 1 किस पे लगा रखा है, Q3 पे, तो अब इनके आगे अब मैं लिख लेता हूँ इनका बीटा की वैल्यू, और हम देखेंगे ये चेक चेंज हो रही है क्या। Q4 की है 88, 0.88, Q3 की 89, 0.89, Q2 की 84, 0.84 एंड Q1 की है 0.81, राइट। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ, 1 को सबसे छोटे पे लगा देता हूँ। सबसे छोटा इनमें से शायद देखिए Q1 है ना, मैं रिग्रेशन वेट की बात कर रहा हूँ, 1 पे, इस पे 1 लगा दिया, फिर से रन किया और आउटपुट देखिए, अभी मेरा 1 लगाया हुआ है मैंने Q1 पे, तो 88, 89, 84, 81 सेम बिल्कुल। और अगर और भी किसी पे हम लगा के देखें इसे, लेट से Q4 पे लगा देते हैं जैसे इनिशियली था, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, आउटपुट में चेक करें, 88, 89, 84, इसका मतलब बीटा के ऊपर कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है इन चीज़ों का। तो हम सारा का सारे जितने कैलकुलेशन करेंगे ना, वो हम करने वाले हैं स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट से। तो इवन जब भी आप अपना डायग्राम कहीं पे दें थीसिस वगैरह में, स्टैंडर्डाइज एस्टिमेट से दें। अब कुछ चीज़ें हमें यहाँ हाथों हाथ फटाफट हम करेंगे। पहली चीज़ हमें एक निकालना है यहाँ पे, इसमें आए वापस हमने ऊपर क्या किया था, रिग्रेशन रिजल्ट्स में हम क्या क्या करते थे, वेल्ड टिश्यू। पहले तो रिग्रेशन रिजल्ट से ही चलते हैं जी। रिग्रेशन रिजल्ट क्या P < 0.05 है, यहाँ तो आती नहीं ये बात, ये हमेशा आती है रिग्रेशन के आउटपुट में। आउटपुट को एक बार पढ़ना सीख लें, एनालिसिस समरी। आज 25 जून है, शाम के 6 बज गए हैं। फाइन, नोट्स फॉर द ग्रुप, मॉडल इज रिकर्सिव। रिकर्सिव क्या होता है, नॉन रिकर्सिव क्या होता है, और ये भी सीख लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ A लीड्स टू B, A लीड्स टू B एंड B लीड्स टू C, C और C जो है, ये जो है इसको हम बोलते हैं नॉन रिकर्सिव मॉडल। जब जिसमें फीडबैक पूरा नहीं हो रहा उसको तो हम बोलते हैं, जिसमें पूरा हो जाए उसको नॉन रिकर्सिव। ये हमारा है रिकर्सिव, उल्टा है ये, नाम से ऐसा लगता है, नॉन मतलब कंप्लीट नहीं है। और अगर मैं इसमें देखो, मैं 1 मिनट लिख लेता हूँ फिर मैं समझाता हूँ ये चीज़ें क्या है। दिस वन एंड दिस वन, जब भी कभी A से B, B से C लूप पूरा नहीं हुआ, A से B, B से C और C से A, इसमें क्या हो गया, लूप पूरा हो गया ना, इसको तो बोलते हैं नॉन रिकर्सिव। जिसमें लूप पूरा ना हो उसको बोलते हैं रिकर्सिव। तो अभी जो हमारा मॉडल है वो रिकर्सिव मॉडल है, क्योंकि इसमें कोई लूप पूरा नहीं हो रहा। अब देखें A B C, कोई लूप ऐसा नहीं है कि C से A पे वापस आ रहे हैं। फ़र्क क्या होता है इनमें, एक्चुअली नॉन रिकर्सिव ज़्यादा टेक्निकल होते हैं। देखो इसमें हम बेसिकली कैसे बात करते हैं, अगर A की 1 यूनिट इंक्रीज करें तो B में फ़र्क आएगा उसका, B की 1 यूनिट बढ़ेगी तो C में भी फ़र्क आएगा। इसको देखें, A की 1 यूनिट बढ़ाने से B की बढ़ी, B की बढ़ाने से C की बढ़ी और C की बढ़ाने से A की बढ़ी। तो बेसिकली A की 1 यूनिट बढ़ाने से A की यूनिट फिर दोबारा से बढ़ गई। तो ये कैसा पता लगेगा कि ये A की जो यूनिट बढ़ाई वो वाला इफेक्ट है या C के कोई इफेक्ट है। नॉन रिकर्सिव ज़्यादा टेक्निकल होते हैं, हम अभी रिकर्सिव पे बात करते हैं खाली। तो अभी हमारा मॉडल रिकर्सिव है, सैंपल साइज 372 है। क्या आपको ये याद है एंडोजेनस क्या होता था, एक्सोजेनस क्या होता है? ये डायग्राम पे चलें। डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं जिसके ऊपर एरो लग रहे हैं, तो ये 4, 3 7 और 3 10, 10 तो हमारे हो गए एंडोजेनस वेरिएबल। और ये हैं कैसे, बॉक्स हैं तो इसका मतलब ये ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व्ड, एंडोजेनस, ये सारे हो गए। एक्सोजेनस और ये क्या होते हैं, जिनमें से एरो बाहर निकल रहे हैं, तो 1 2 3 और 11 ये हैं, 14 हमारे हो गए ये सारे एक्सोजेनस। इसमें से A B C तो कंस्ट्रक्ट है और बाकी सारे एरर टर्म, ठीक है जी। तो टोटल इसने कहा कि ऑब्जर्व वेरिएबल 11, 14, एक्सोजेनस 14, 11, 25 है। ये इसकी समरी है, पैरामीटर समरी। ये कितनी कैलकुलेशंस करेगा, क्या क्या चीज़ें निकालता है ये,
और देखें इस चीज को ये बोलता है रिग्रेशन वेट। तो 4 4 8 और 3 11, ये तो इसने निकाले रिग्रेशन वेट। इनमें से कुछ तो हमने ही फिक्स कर दिए थे, 1 2 3। तो इसने कितने निकाले, 3 3 6 और 2 8। 8 तो इसने रिग्रेशन वेट निकाले, ये रहे रिग्रेशन वेट 8। अनलेबल्ड फिक्स 14। फिक्स कौन से हुए, देखो 1 2 3 और 11। इन एरो को देखिए, वेट रिग्रेशन वेट हमेशा एरो के ऊपर होता है, एरो की बात कर रहे हैं हम। एरो में 1 2 3 और 11, ये 14 रिग्रेशन वेट ऐसे हैं जो हमने पहले ही फिक्स कर दिए। 8 इसने कहा इस पर कुछ नहीं लिख रखा, 8 मुझे निकालने हैं, ये हो गए 22। कोवेरियंस, टू साइडेड एरो पे अगर हम करते हैं स्टैंडर्ड अनस्टैंडर्डाइज, तो देखिए ये होता है कोवेरियंस, और स्टैंडर्डाइज में ये होता है कोरिलेशन। तो इसको कितने कोवेरियंस निकालने हैं, 3। वेरिएंस कितने निकालने हैं, वेरिएंस जितने भी सर्कल होते हैं सबके कंपलसरी ये वेरिएंस निकालता है। तो 11 तो एरर टर्म है और 3 हमारे कॉन्स्ट्रक्ट है, 14 हमारे वेरिएंस निकालेगा। मीन हमने कहा ही नहीं निकालने को, मीन तो तब निकालता अगर हम यहाँ पे टिक करते मीन और एस्टिमेट, मीन एस्टिमेट निकालने नहीं। ये सारे हो गए इसकी पैरामीटर समरी। इसी से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलता है, वो मैं आपको सेपरेट बताऊंगा। नोट्स फॉर द मॉडल, सैम्पल मूवमेंट 66 है, ये कैसे कैलकुलेट होती है ये मैं आपको बताता हूँ बाद में। अभी ये मॉडल ठीक है, ओके। एस्टिमेट में चलें, जिस पे 1 लिखा है वो तो ओके है ही, बाकी सब पे देखें। फर्स्ट क्या, सबकी पी वैल्यू 0.05 से छोटी है जी, सबकी छोटी है। इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमने ये लिखा था ना कि रिग्रेशन रिजल्ट पी वैल्यू, इसका मतलब हमारा ये तो हो गया कि सारे फैक्टर्स अपनी अपनी स्टेटमेंट को सही एक्सप्लेन कर रहे हैं। फर्स्ट चेक। सेकंड, क्या इनमें मॉडल फिटनेस है। मॉडल फिटनेस का मतलब ये जो एरर है, क्या ये एरर टर्म बहुत छोटी है, 0 है। और चेक करें ये कैसे चेक होता है, मॉडल फिट। मॉडल फिट में अब यहाँ देखिए, एक्चुअली आजकल क्या होता है कि जब भी आप कभी पैथोलॉजी लैब में जाएं, आपने अपना बीपी और शुगर चेक करवाना है, तो लैब वाले देंगे एक तो आपके रिजल्ट्स, टेस्ट रिजल्ट्स, और एक रेंज दे देते हैं कि एवरेज पर्सन का बीपी या शुगर लेवल या हीमोग्लोबिन लेवल इससे इसके बीच में रहता है, मिनिमम और मैक्सिमम रेंज, और एक आपका है। तो डॉक्टर के जाने से पहले ही आपको अब पता होता है कि अच्छा रेंज के अंदर है तो मैं ठीक हूँ, रेंज से बाहर है तो आपको रहता है अच्छा थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है। उसी तरह से ये एमओस क्या करता है, जब एनालिसिस प्रॉपर्टी में हम यहाँ आते हैं, देखिए यहाँ टिक है सैचुरेटेड और इंडिपेंडेंस मॉडल। इसका मतलब है आपके डाटा सेट पे मैक्सिमम बेस्ट वैल्यूज क्या आ सकती हैं, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड मॉडल, और आपके डाटा सेट पे पुअरेस्ट रिजल्ट क्या आ सकते हैं, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस मॉडल। तो ये दोनों आप चाहें तो इनको कर सकते हैं, यहाँ चेक कर दें तो सिर्फ डिफॉल्ट आएगा, ये नहीं आएंगे, बट इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव बोथ सैचुरेटेड और इंडिपेंडेंस। जब हम मॉडल फिट को पढ़ते हैं, हमें हमेशा डिफ़ॉल्ट को पढ़ना होता है। इसमें से कुछ गुडनेस ऑफ फिट है, कुछ बैडनेस ऑफ फिट है। तो मैंने एक यहाँ लिखने की कोशिश की है, जैसे गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर हैं CFI, GFI, IFI, NFI। आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, शुरू में जब ये बनाया गया था तब काई स्क्वायर पे काम किया करते थे लोग। जल्दी ही उन्होंने देखा कि काई स्क्वायर तो ठीक है, वो तो एक मैग्नीट्यूड देगा डिफरेंस का, ऑब्जर्व्ड एक्सपेक्टेड का, पर उसकी सिग्निफिकेंस वैल्यू बायस्ड है, वो सही नहीं दे रही है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा ओके हम कुछ और इंडिकेटर बनाते हैं। कुछ ने गुडनेस ऑफ फिट बनाए, कुछ ने बैडनेस ऑफ फिट बनाए। गुडनेस ऑफ फिट और बैडनेस ऑफ फिट रफली सबकी वैल्यू 0 to 1 के बीच होती है। गुडनेस ऑफ फिट कितना अच्छा हो, जितना ज़्यादा, यानी 100% हो, लेकिन 100 तो नहीं होता कई बार कोई भी इंडिकेटर, तो हम बोलेंगे ओके मोर देन 95% हो, 95% से ज़्यादा, इन सब की वैल्यू अच्छी बात है। लेकिन मिनिमम टॉलरेंस हम बोलेंगे अच्छा 90% से तो ज़्यादा अच्छी हो, 90 से कम को नहीं मानते लोग, अच्छा 95 होना चाहिए। कई रिसर्च पेपर हैं जो ये जिन्होंने प्रूव किया कि अच्छा देखो ये CFI अगर 0.8 से ऊपर 85 से ऊपर 85% है तो भी डाटा मेरा ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई आपके पास इस तरह का प्रीवियस रिसर्च पेपर है तो आप मेंशन करें, अदरवाइज 0.9 से कम तो जनरली एक्सेप्ट नहीं करते। बैडनेस ऑफ फिट में आइडियली तो 0 हो, बैडनेस हो ही ना, लेकिन चलो प्रैक्टिकली हम बोलते हैं 5% टॉलरेबल है हमारा।
और 10 तो मैक्सिमम, मतलब 10 से ज़्यादा ना हो। RMSE रूट मीन स्क्वायर एरर अप्रोक्सीमेशन, ये हमारा CFI, GFI गुडनेस ऑफ फिट इंडिसेस, इंक्रीमेंटल फिट इंडिसेस, नियो। AGFI की वैल्यू काफ़ी कम आती है, ये एडजस्टेड वैल्यू है। तो ये सारी वैल्यूज आपको यहाँ मिलेंगी। बहुत ही रफली आप ये देखिए, अगर आपकी सीमिन जो आ रही है, सीमिन है एक्चुअल मैग्नीट्यूड मिनिमम वैल्यू। मिनिमम का क्या मतलब, आप जहां मर्जी अपना एरो लगाएं। आप अगर यहाँ एरो लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं ना आपके, ये सारे चेक करके बोलेगा मिनिमम। अगर आप देखें तो वो जो आपका आएगा दैट इज chi स्क्वायर स्टैटिस्टिक्स, जिसको ये रिपोर्ट करेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिवाइड करें, ये वाली वैल्यू आपकी अगर 3 से कम आती है तो आपके सारे ही इंडिकेटर अच्छे आते हैं। एक बड़ा थंब रूल है, ये एग्जैक्ट नहीं। दूसरी बात, ये CFI GFI ये सारे इस वैल्यू से ही निकलते हैं। लोगों ने कहा कि इस वैल्यू को डिवाइड करो n से, अंडर रूट कर दो। किसी ने कहा नहीं 1 प्लस करके अंडर रूट करो, तीसरा चौथा, ये सारे इससे निकलते हैं। अगर ये ठीक है तो नीचे वाले लगभग ठीक होंगे। रिपोर्ट क्या करते हैं, इन जनरल 3 इंडिकेटर्स हम रिपोर्ट करते हैं। ये तो मैंडेटरी है। अगर आपको आइडिया है, थोड़ा सा आपको हो गया कुछ टाइम काम करते हुए, तो आप देख लेंगे अगर ये वैल्यू ठीक है, नीचे वाला कोई देखने की जरूरत नहीं, सारे ठीक है। अदरवाइज एक गुडनेस ऑफ फिट इंडिकेटर यहाँ से, एक तो ये तो मैंडेटरी है, इनमें से कोई एक ले लीजिए। कौन सा देखेंगे, सिर्फ डिफॉल्ट मॉडल का। सैचुरेटेड मतलब बेस्ट वैल्यू 1 हो सकती है, इंडिपेंडेंस वर्स्ट वैल्यू 0, और हमारे मॉडल की कितनी है ये 945। कितनी होनी चाहिए थी, 95 से ज़्यादा हो तो और अच्छा, लेकिन 94 है, ठीक है। ये भी GFI थोड़ी कम आती है, AGFI काफ़ी अच्छी है, इतनी भी नहीं आती है ये। NFI 933, RFI 95 से ज़्यादा होता और अच्छा रहता। इसी तरह बैडनेस ऑफ फिट देखें, बैडनेस ऑफ फिट में RMSCA ये 10 से ज़्यादा है, ये तो पी क्लोज वगैरह ये भी ज़्यादा है। नहीं, पी क्लोज तो ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा है RMSCA। RMR इसमें दिख रही है आपको कहीं वैल्यू, RMSCA। तो बेसिकली हमें इनमें से रिपोर्ट करना है एक गुडनेस ऑफ फिट, एक बैडनेस ऑफ फिट, जिसमें RMSCA काफ़ी कॉमन होता है, और एक ही है। 3 रिपोर्ट करनी है। अभी हमारा बस ठीक ठीक है, ये बहुत अच्छा नहीं है मॉडल, और इम्प्रूव किया जा सकता है। थर्ड है हमारा एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स में हमें अब देखना है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बारे में। ये तो एक तो रिग्रेशन देख लिया, अब हमने देखना है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी, यानी इसके वैलिडिटी इशू। वैलिडिटी इशू मैं अगले वीडियो में बताता हूँ। थैंक यू।